नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे ऑटोप्सी की, जिसे सामान्य भाषा में पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होता है, इसे कैसे करते हैं और पोस्टमार्टम करने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, वो सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और ऑटोप्सी इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी ऑफ अ डेड बॉडी। किसी भी डेड बॉडी की साइंटिफिक एंड सिस्टमिक स्टडी को ऑटोप्सी कहते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं: क्लिनिकल ऑटोप्सी, मेडिको लीगल ऑटोप्सी और एनाटॉमिकल ऑटोप्सी। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल ऑटोप्सी। ये क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन द डिजीज़ कॉजिंग डेथ। किस डिजीज़ की वजह से डेथ हुआ है वो हम क्लिनिकल ऑटोप्सी में पता करते हैं। अ पैथोलॉजिस्ट परफॉर्म इट विद कंसेंट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द डिजीज। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका कोई रिश्तेदार का कंसेंट लेकर पैथोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करता है। दूसरी हमारी आती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी। ये क्यों किया जाता है? टू सॉल्व मिस्टीरियस अननेचुरल डेथ। कोई मिस्टीरियस अननेचुरल डेथ हो, जैसे कि सुसाइड, होमिसाइड या एक्सीडेंट, उन सब में मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाती है। अगली है हमारी एनाटॉमिकल ऑटोप्सी। इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ने के लिए किया जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स को जो डायसेक्शन के लिए बॉडी दी जाती है उसे ही एनाटॉमिकल ऑटोप्सी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ यूजुअली डन ऑन एन अनक्लेम्ड डेड बॉडी हैंडेड ओवर टू द एनाटॉमी डिपार्टमेंट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी अनक्लेम्ड बॉडी को कॉलेजेस को देती है, उसके बाद बच्चों के सामने उसका डायसेक्शन किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑन द वॉलंटरीली डोनेटेड डेड बॉडी। कुछ लोग अपनी बॉडी को डोनेट कर देते हैं, बोलते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद इस बॉडी को डोनेट किया जाए, किसी मेडिकल के काम में लाया जाए। ऐसी बॉडीज़ पर भी एनाटॉमिकल ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कंसेंट फॉर ऑटोप्सी की। किस तरीके की ऑटोप्सी परफॉर्म करने के लिए किस तरीके के कंसेंट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्लिनिकल ऑटोप्सी। इसमें जिसकी डेथ हुई है उसके किसी रिलेटिव का कंसेंट लिया जाता है। दूसरी है मेडिको लीगल ऑटोप्सी। इसमें नो कंसेंट इज़ रिक्वायर्ड। किसी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन लीगल गवर्नमेंट अथॉरिटी मस्ट है, मतलब पुलिस वगैरह यहाँ पर होनी चाहिए। तीसरी है एनाटॉमिकल ऑटोप्सी। हियर परमिशन मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड द डेड बॉडी इज़ मोस्टली एन अनक्लेम्ड। किसी अनक्लेम्ड बॉडी पर ये परफॉर्म किया जाता है और परमिशन गवर्नमेंट अथॉरिटी से लेनी पड़ती है। अगर बात करें मेडिको लीगल ऑटोप्सी की, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑटोप्सी होती है या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है ऑर्डर्ड बाय गवर्नमेंट या लीगल अथॉरिटी इन ऑल अननेचुरल डेथ, जैसे कि होमोसाइड, सुसाइड, एक्सीडेंट, इन सब में गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको ऑर्डर करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों परफॉर्म किया जाता है? फॉर आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज़। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी पहचान के लिए। टाइम सिंस डेथ, उसकी डेथ में कितना टाइम हो गया, रिगर मॉर्टिस वगैरह पता करके एक हिसाब लगाया जा सकता है। कॉज ऑफ डेथ, उसकी डेथ की वजह क्या थी। लाइफ, बर्थ, पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ये सब किया जाता है। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज्ड। उसमें क्या क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं। रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल सकते हैं, एज, सेक्स, स्टेचर, उसका स्टेचर कैसा था। बिलोंगिंग ऑन द डेड बॉडी। डेड बॉडी के ऊपर जो बिलोंगिंग्स मिलते हैं, जैसे कि वॉलेट मिला हो, वॉलेट के अंदर कोई आईडी कार्ड हो, तो उससे उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। बर्थ मार्क्स से पता चल जाता है काफ़ी हद तक। मोल्स, अगर उसके चेहरे पर कोई मोल हो तो घर वाले उसको पहचानने में आसानी होती है। फेशियल फीचर्स से पहचाना जा सकता है। टैटूज़ वगैरह से काफ़ी आइडेंटिटी हो जाती है, जैसे कि अगर उसके हाथ पे ओम का टैटू हो तो इससे ये पता चलता है कि वो हिंदू रिलीजन का है। स्कार्स, किसी घाव के निशान हो तो पता चल जाता है। डिफॉर्मिटीज़, फिंगरप्रिंट, इन सब से आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज़ हो जाती है। बात करें टाइम सिंस डेथ की, तो पोस्टमार्टम, कूलिंग और रिगर मॉर्टिस से इसका एक मोटा मोटा हिसाब लगाया जा सकता है कि कितना समय हो गया उसकी डेथ को। कॉज ऑफ डेथ में हम जब बॉडी ओपन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हेमरेज की वजह से हुआ है या हाइपोवोलेमिक शॉक या कोई सेप्सिस इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है, इस बात का पता चल जाता है। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो एक ऑथराइजेशन ऑर्डर होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ होना चाहिए, फैक्ट अबाउट द केस पता होने चाहिए, प्लेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑटोप्सी, किस जगह पर ऑटोप्सी परफॉर्म की जाती है उस जगह का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली ये मॉर्चुरी में परफॉर्म की जाती है जो वेल इक्विप्ड हो, और क्वालिफिकेशंस का विशेष ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे ऑटोप्सी प्रोसीजर की। तो दोस्तों ये 2 तरीके से होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और इंटरनल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि उसमें बाहर से हमें क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, तो हम उसके क्लोथ्स को देख सकते हैं, उस पर हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। स्टेन ऑफ मड, ब्लड, यूरिन एट्सेट्रा, इन सब के निशान अगर मिल जाए तो। बॉडी ओरिफिसेस, जितने
बॉडी के छिद्र होते हैं, नाक, कान, इन सबको वेल एग्जामिन करना चाहिए, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। फिंगर टो नेल्स देखने चाहिए, इंजरीज़ देखनी चाहिए, बाहर से कितने घाव हैं उनके निशान से। रिगर मॉर्टिस चेक किया जाता है, उससे डेथ में कितना टाइम हो गया इसका एक अंदाज़ा लग जाता है। पोस्टमार्टम स्टेनिंग, डिकम्पोजिशन एंड अदर चेंजेस, ये सब एक्सटर्नली एग्जामिन किए जाते हैं। दूसरा है हमारा इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसमें 3 मेजर बॉडी कैविटीज़ खोली जाती हैं। पहला स्कल या ग्रेनियल कैविटी, दूसरा थोरेसिक कैविटी और तीसरा एब्डोमिनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी कब कब खोली जाती है? अगर हेड इंजरी हो, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन या थ्रॉटलिंग हो तो। स्कैल्प पर हम देखते हैं किसी इंजरी के निशान, स्कल में हम फ्रैक्चर देखते हैं, मेम्ब्रेन्स में हम हेमरेज, पस, इन सबको देखते हैं, और ब्रेन तक जब हम पहुंचते हैं तो इंजरी, एब्सेस, ट्यूमर, इन सबको हम क्रेनियल कैविटी में ऑब्जर्व करते हैं। अगर बात करें डायसेक्शन ऑफ थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी की, तो इसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं। पहला हम बात करते हैं इंसीजन की, तो आई शेप या वाई शेप इंसीजन दिया जाता है। आई शेप इंसीजन में सिम्फाइसिस मेंटाई से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक का इंसीजन लगाया जाता है। वाई शेप इंसीजन में सिम्फाइसिस प्यूबिस से सुप्रास्टर्नल नॉच तक का इंसीजन लगाया जाता है। और टाइप की बात करें तो मॉडिफाइड वाई शेप इंसीजन होता है और एलोंगेटेड एक्स शेप इंसीजन भी होता है। अगर बैक की ओपनिंग करनी हो तो एक्स शेप इंसीजन लगाया जाता है। एब्डोमिनल और थोरेसिक विसरा में देखें तो हम उसमें क्या क्या रिमूव करते हैं? प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, पस और ब्लड इन पेरिटोनियल कैविटी। अगर हमें पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड, पस या ब्लड मिलता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये चोट लगी है उसको या एक्सीडेंट हुआ है। एविडेंस ऑफ परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्विस्टिंग, गैंग्रीन, इन सबको भी हम ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर। स्टमक में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसके कंटेंट्स क्या हैं और उसमें से कैसी स्मेल आ रही है। फॉल स्मेल आ रही हो तो वो काफ़ी डिजीज़ को इंडिकेट करती है। हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन और किडनी को रिमूव कर लिया जाता है और उनको थॉरोली एग्जामिन किया जाता है किसी भी डिफॉर्मिटी के लिए। अगर वो फीमेल है तो उसका यूट्रस विथ अपेंडेजेस, मतलब ओवरी और फॉलोपियन ट्यूब के साथ उसको निकाला जाता है। उसमें हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, अगर फीटस है तो, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, साइन ऑफ डिलीवरी या क्रिमिनल अबॉर्शन, एट्सेट्रा। उसके बाद क्लोजिंग ऑफ द बॉडी, जिधर से इंसीजन लगा होता है सारे विसरा उस बॉडी के अंदर रख के उसी इंसीजन के थ्रू हम उसको कर्व्ड नीडल से सूचरिंग करके बंद कर देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है हैंडिंग ओवर द बॉडी टू द पुलिस। जिस पुलिस ऑफिसर ने आपको बॉडी दी हो और ऑर्डर किया हो पोस्टमार्टम के लिए, उसी पुलिस अथॉरिटी को आपको वो बॉडी वापस करनी चाहिए। प्रिजर्विंग एंड डिस्पैच ऑफ विसरा टू द एफएसएल, उसको विसरा रिमूव करके क्लीन, स्टेराइल, सेपरेट कंटेनर में रख के सील बंद करके डॉक्टर के सिग्नेचर के साथ टाइम, डेट, सब कुछ प्रॉपरली लिख के तब उसे एफएसएल के लिए भेजना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ विसरा की बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ऑटोप्सी टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।